सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए 8 रुपए 49 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिला है। यहाँ पर मंडे का दिन है, कल हमारे सामने दुकान ओपन होती हुई नजर आएगी। अब वो दुकान किस तरीके का बिहेवियर करेगी पता नहीं, पर एक डर है यहाँ पर लोगों का कहना है कि डी लिस्ट हो जाएगा क्या। ये डी लिस्टिंग किस तरीके की है, क्योंकि हम तो मंडे टू मंडे आ रहे हैं। अगर डी लिस्टिंग होगी भी तो ये किस तरीके की डी लिस्टिंग है। तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे नए लोग भी होंगे, पुराने लोग तो ऑलमोस्ट जान चुके हैं कि ब्रैडकॉम ग्रुप है क्या, बट नए लोग अभी तक समझ नहीं पाए। नए लोगों को 8 रुपए 50 पैसे का भाव देखने को मिल रहा है, जो कि एकदम पैनी है। यानी कि आप कह सकते हैं पीनट के बराबर, पीनट भी छोड़ दीजिए, मूंगफली के एक छोटे से टुकड़े के बराबर। यहाँ पर आपके सामने बहुत कुछ हो चुका है एंड बहुत सारे लोग वेल्थ गवा चुके हैं, जो कि आपको अभी दिख नहीं रहा है। बट मैं आपको बताऊं, ये काफी वॉलेटाइल है। 6 रुपए 50 पैसे का लो लगा, 10 रुपए 50 पैसे का हाई, एंड बीच में 8 रुपए 50 पैसे पर ये स्टॉक चल रहा है। थोड़ा सा मूव यहाँ पर आया है एंड ये सब हुआ है सीईओ सुरेश कुमार रेड्डी की वजह से। थोड़ा सा और यहाँ पर पहला अगर चार्ट देखेंगे तो कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। ये है वेल्थ डिस्ट्रॉयर, 120 रुपए का हाई, 6 रुपए 50 पैसे का लो। ये आपके सामने 94% की वैल्यू खा चुका है। यानी कि अगर आपने 120 रुपए पर निवेश किया था तो आपके सामने 94% आपकी जो वेल्थ है वो जा चुकी है। 6% ही सिर्फ बचा हुआ है लोगों के पास, एंड इतने में ही 6% में ही आपको रिस्क लेना है या नहीं लेना है, ये आपको तय करना है। ऑलमोस्ट सेबी यहाँ पर जो है ना कुछ नहीं करने वाली, मैं आपको बता दूं, क्योंकि कैपिटल मार्केट का पहला रूल है स्टॉक आपने चुना है। अब स्टॉक यहाँ पर बढ़ेगा तो आप जाने, घटेगा तो आप जाने। इवन स्टॉक यहाँ पर बर्बाद होता है तो वही आपकी ही यहाँ पर जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये बात भी एकदम ठीक है, क्योंकि हमारी चॉइसेस हैं एंड हमारा निवेश है, तो वो हमें हमारे तक ही सीमित रहेगा। हम जो प्रॉफिट कमाएंगे वो सेबी को नहीं देने जा रहे हैं, हम जो लॉसेस करेंगे वो सेबी भरने नहीं आएगा, या हम सेबी से डिमांड नहीं कर सकते। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। बट कंपनी के ऊपर भी आपका एक जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए वो तक आप नहीं निभा पाए, ये भी एक सत्य। अब जो नए लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ब्रैडकॉम ग्रुप है क्या, इतना इंटरेस्ट क्यों है मार्केट के अंदर। मैं आपको बता दूं, या तो एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर बनेगा, या फिर एक वेल्थ डिस्ट्रॉयर है एंड बचा कुचा जो है इसके अंदर वो भी डूबने वाला है। अब यहाँ पर हम समझते हैं ये क्यों इतना पॉपुलर है। आफ्टर एफिल इंडिया जब आईपीओ आया एंड लिस्टिंग हुई तो उस वक्त बहुत बड़ा बूम चल रहा था आईटी के अंदर, बहुत बड़ा बूम था। आप देखेंगे 50-50 रुपए से 500 रुपए हो जा रहे थे शेयर्स, बहुत बड़ा बूम था। एंड ऐसे में एफिल इंडिया की लिस्टिंग के बाद लोगों ने सर्च करना स्टार्ट कर दिया। इवन मैं भी यहाँ पर देख रहा था कि एफिल इंडिया कोई कॉम्पिटिटर है क्या। ब्रैडकॉम ग्रुप नाम तो दिखता था, 7 रुपए वाला स्टॉक यहाँ पर काम करता है, उसके फाइनेंशियल अच्छे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि ये काम करते किस तरह। एफिल इंडिया ने ये काम समझाया आखिर कि एड टेक होता क्या, एंड उसके बाद ब्रैडकॉम ग्रुप के स्टॉक में सर्ज आता है, क्योंकि वो एफिल इंडिया से काफी स्ट्रांग था पहले से ही। आप फाइनेंशियल में देख लीजिए तो भी यहाँ पर जो है ना काफी स्ट्रांग फाइनेंशियल थे। फाइनेंशियल में तो एफिल इंडिया से शायद 10 टाइम ज्यादा यहाँ पर कमाई करता था, तो उसके फाइनेंशियल बहुत अच्छे थे, बट वैल्यू नहीं मिल रही थी ब्रैडकॉम ग्रुप को, वो मार्केट ने वैल्यू दी। एंड उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे आज की डेट में एफिल इंडिया 8.75 टाइम पर वर्क कर रहा है, ब्रैडकॉम ग्रुप वर्क कर रहा है 0.22 टाइम पर। अब अभी के डेट में जो ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर एलिगेशंस लगे हुए हैं कि ये एक झूठी कंपनी है वगैरह वगैरह, सही बात तो ये है कि अभी तक पूरा कोई प्रूफ लेकर नहीं आ पाया, सेबी तक प्रूफ लेकर नहीं आ पाई है अभी तक। लेकिन हाँ, ऑडिटर कुछ यहाँ पर ना बया करते हैं। वाकई में एक चीज यहाँ पर नोट करने वाली है कि ऑडिटर बहुत कुछ कह रहे हैं। जो अभी 2 ऑडिटर यहाँ पर छोड़कर चले गए कंपनी, वो उनका कहना ये है कि कंपनी हमको जो है वो पूरे के जो एक पेपर्स हैं, पेपर वर्क पूरा नहीं करने दे रही है, या हमें प्रोवाइड नहीं करवा रही है जो हमें डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ये बात भी सही है। करेंटली जिसने Q3 के नंबर्स को यहाँ पर ऑडिट किया, उनका भी कुछ यही कहना था कि यहाँ पर कंपनी से जो भी इन्फो मांगा गया वो पूरी इन्फो हमारे पास आ नहीं रही, तो आधे अधूरे तरीके से हम ये नंबर दे रहे हैं। अब यहाँ पर आपका यहाँ पर जो रिजल्ट आना है वो एक अलग बात है, बट यहाँ पर इंटरेस्ट इसीलिए है क्योंकि एक 0.22 टाइम पर काम कर रहा है ये स्टॉक, 8 रुपए 50 पैसे पर प्राइस चल रहा है। अगर मान लीजिए एफएल इंडिया से 10 टाइम बड़ी है तो यहाँ पर उसकी वैल्यू बननी चाहिए। मान लीजिए एफएल इंडिया 8.75 टाइम पर काम कर रहा है, ये 10 टाइम पर वर्क करते हैं, तो इसका प्राइस जो है वो सीधा 380 रुपए का पहुंच जाएगा। यानी कि 8 रुपए वाला स्टॉक 380 रुपए के भाव बिक जाएगा। फंडामेंटली ये एक बात निकल कर आती है। लेकिन ये जो ऑडिटर की बात है
वो इस पूरी बात को धुंधला कर देती है। ये होगा या नहीं होगा ये देखने वाली बात। ये सब कुछ हो रहा है सुरेश कुमार रेड्डी, जो कि इस कंपनी के सीईओ थे किसी वक्त। आज के टाइम में इनके ऊपर बैन लगा हुआ है। सुरेश कुमार रेड्डी की झूठी बातों की वजह से ही ये सारी चीजें हो रही हैं। इनका हेर फेर करना वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज रही है कंपनी के अंदर, जिसकी वजह से सेबी परेशान हुई। एंड उसके बाद यहाँ पर जो है ना, आज की डेट में शेयर होल्डर सफर कर रहे हैं। अब आगे होने क्या वाला है पता नहीं है, बट लोगों की टेंशन इसलिए है क्योंकि आपके सामने 4 दिसंबर को यहाँ पर सेट की बैठक है और वो सेट भी कुछ कर नहीं पा रहा है। लेकिन 4 दिसंबर के बाद आने वाले 13 दिसंबर, जो आपको बता रही है कि 6 महीने पूरे हो जाएंगे। एंड 6 महीने पूरे होने के बाद ये जो कंप्लायंसेस अभी तक लगे हुए हैं एनएसई और बीएसई के, इन्होंने पूरे नहीं किए हैं, वो यहाँ पर टेम्परेरी डीलिस्टिंग करवा देंगे 13 दिसंबर के बाद। अब ये टेम्परेरी डीलिस्टिंग क्या होती है? हो सकता है कि 1 महीने के लिए ये स्टॉक चला जाए, 2 महीने के लिए स्टॉक चला जाए। जब तक ये कंप्लायंसेस को पूरा नहीं करेंगे तब तक ये स्टॉक एक टेम्परेरी डीलिस्टिंग रहेगी, यानी कि मंडे टू मंडे भी ट्रेड करने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये जो डेट है वो भी आ गई है, टेम्परेरी डीलिस्टिंग की भी डेट आ गई है। बात इतनी सी है। एंड जिस तरीके से सुरेश कुमार रेड्डी या उनके मैनेजमेंट का कामकाज जो हमें देखने को मिल रहा है, आज 10 नवंबर है। Q4 के नंबर कहाँ है पता नहीं है। Q4 के नंबर कब आएंगे ये भी पता नहीं है। बट एजीएम की डेट है हमारे सामने, एजीएम से पहले आने, अब वो कब आएंगे पता नहीं। बट यहाँ पर जिस तरीके का रवैया है, 99% चांसेस जो है वो डीलिस्टिंग के ही है। एंड ऑफ कोर्स हम ये नहीं जानते कि भैया डीलिस्टिंग होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर ना कुल मिलाकर रिस्क बहुत बड़ा है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये रिस्क बहुत छोटा लग रहा होगा, क्योंकि 8 रुपए 50 पैसे का स्टॉक है। अगर मैं 1000 2000 शेयर डाल भी दूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात इतनी सी है। क्योंकि अगर आप देखें, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी की, अगर कोई लॉट भी लेते हैं, अगर वो लॉट भी चली जाती है, खत्म हो जाती है, जीरो पर हो जाती है, तो मेरा 3 से 4 हजार रुपए डूबना तय है। अब वही चीज अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मेरा रिस्क कितना का बनता है? 8 हजार से ज्यादा 16 हजार का। और यहाँ पर शेयर्स हैं। अब ऐसा तो है नहीं शेयर का प्रीमियम डूब रहे हो। बच गई कंपनी तो यहाँ पर मल्टी बैगर हो जाएगी। एंड वैसे भी जो यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू देखने को मिल रहा है, उस हिसाब से फंडामेंटली तो प्राइस यहाँ पर 380 रुपए होना चाहिए। अगर बाई चांस बच गई 380 रुपए हो गया तो मेरा पैसा तो कई 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 गुना हो गया। तो ये एक साइकोलॉजी है, एक माइंडसेट है, जिसमें कोई बुराई की बात नहीं है। बट इंटरेस्ट है लोगों का इसीलिए इस कंपनी के साथ बना हुआ है। जो नए लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, वो तो यहाँ पर ना कहीं इस प्राइस पर हैं, कहीं इस प्राइस पर हैं, कहीं इस प्राइस पर भी हैं। तो वो एक ना अपना वेल्थ बच जाएगी तो बच जाएगी, नहीं तो फिर तो तबाह है ही। ऑलमोस्ट यहाँ पर 94% तो जाते हुए देख ही लिया है। बहुत घाटे में है यहाँ पर निवेशक। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट बचे ही गया है। तो इसीलिए मोस्टली लोग जो है वो होल्ड ही कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बेचकर निकल गए हैं, लेकिन मोस्टली लोग यहाँ पर जो है देख रहे हैं कि कुछ सिनेरियो ऐसे डेवलप हो जाए ताकि इस कंपनी का प्राइस बढ़े, या कंपनी कुछ बच के बाहर निकले तो यहाँ पर कुछ प्राइस बढ़े। तो ये अभी चल रहा है। बट हाल फिलहाल में ये मान के चलिएगा, होगा या नहीं होगा ये देखने वाली बात है, छुपाने वाली बात नहीं है। 99% डीलिस्टिंग के चांसेस हैं, क्योंकि अभी तक कंप्लायंसेस पूरे हुए हैं या नहीं हुए पता नहीं। शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुके हैं। अब यहाँ पर Q4 के नंबर आने एंड एजीएम होनी है, जो कि डेट हमारे पास है। अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं तो ये 13 दिसंबर की जो डीलिस्टिंग है, टेम्परेरी डीलिस्टिंग है, उससे हम बच जाएंगे। लेकिन ऑफ कोर्स आपके और किसी के हाथ में कुछ नहीं है। ये सारी चीजें मैनेजमेंट जानता है कि उसको करना क्या है। मैनेजमेंट के हाथ में है। मैनेजमेंट ने अगर करके दिखा दिया तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर टेम्परेरी डीलिस्टिंग तो हो ही जानी है। तो इसके लिए भी तैयार प्रिपेयर रहना पड़ेगा, चाहे आप नए हो या पुराने हो। तो अपने आप से ये छुपाना नहीं है। बाकी ये आपका डिसीजन है कि आपको होल्ड करना है या फिर बेचकर निकल जाना है। सिंपली बात है। बट यहाँ पर कंपनी क्या करती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेबी क्या कर रहा है ये तो पता नहीं है, क्योंकि ये खुद सेबी जानता है। एंड सेट क्या बोलने वाला है ये भी किसी को पता नहीं है। तो मोस्टली जो चीजें हैं वो रिस्क में ज्यादा देखने को मिल रही है। रिवॉर्ड यहाँ पर बनेगा या नहीं बनेगा पता नहीं है, बट हाल फिलहाल में तो रिस्क ही है। रिवॉर्ड जब बनेगा तो वो रिवॉर्ड के बारे में बाद में सोचेगा, पहले रिस्क कितना है ये हमें देखना पड़ता है। तो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। बुरा नहीं कह रहा हूँ कि एक बुरी कंपनी है, नहीं ऐसी बात नहीं है। बट यहाँ पर जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो बिल्कुल भी यहाँ पर सही तरीके से काम करना ये जानता नहीं है। तो कई सारी चीजें जो है वो एजीएम में पता चलेंगी। अब वो एजीएम का डेट आ चुकी है ऑलमोस्ट।
बट यहाँ पर देखते हैं कि एजीएम में होता क्या है। बहुत बड़ी बात है कि पहली बार शायद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एजीएम हो रही हो। तो देखते हैं। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्त है तो आप दीजिए वीडियो देखने के लिए। वो तो धन्यवाद दोस्तों।